हाय, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो घर पर रहकर खुद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइक CSIR, DBT, गेट, ICMR इन सब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ज़रूरत है बस एक प्रॉपर डायरेक्शन की, एक सही दिशा की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। आपको लगता है कि हम इतना पढ़ेंगे घर पर रहकर एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। येस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, बस ज़रूरत है आपको एक सही डायरेक्शन की, ठीक है। क्योंकि देखो, सही डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि घर पर रहकर क्या होता है ना, हम बस पढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, जितना हो सकता है मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं जितना होगा सब पढ़ लूँगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है। और उसका आभास, उसका रियलाइजेशन आपको कब होगा, जब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले बचा होगा, ठीक है, 1 महीने पहले, या एग्ज़ाम में जाकर जब आप लिख रहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तब आपको रियलाइजेशन होगा। और कुछ बच्चों को रियलाइजेशन होता है एग्ज़ाम एंट्रेंस हॉल से बाहर निकलते वक्त कि यार जैसी तैयारी हम करके आए थे, जितना हम पढ़ के आए थे उस हिसाब से तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं हमारा, है ना। क्योंकि वहाँ पे आपकी हार्डवर्क से कोई मतलब नहीं है। आपने हार्डवर्क बहुत किया, दिन रात मेहनत की है, ठीक है, सब में मेहनत की है। आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, आप बहुत मेहनती हो, बहुत हार्डवर्किंग हो, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, कमी कहाँ पे है, कमी है डायरेक्शन की, ठीक है। क्योंकि जब हम घर पे रहकर खुद से तैयारी करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो क्या होता है कि 2 चीज़ों की कमी रहती है, और वो 2 चीज़ें क्या है, तो वो 2 चीज़ें हैं डबल डी क्या है, एक तो होता है डायरेक्शन और एक होता है डिसिप्लिन, ठीक है। हार्ड वर्क सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, दिन रात पढ़ लेते हैं, लेकिन एक तो डायरेक्शन नहीं होता और एक डिसिप्लिन नहीं होता, ठीक है। अभी डायरेक्शन और डिसिप्लिन पे सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि अगर जिस बच्चे को ये 2 चीज़ें समझ में आ गई ना, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो कि आप में से वो क्वालिफाई ना कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो जिसका आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना है ही नहीं, आप अननेसेसरी पढ़े जा रहे हो चीज़ें। भाई देखो, एक होती है पढ़ाई और एक होती है तैयारी, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीज़ों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। जब हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं ना, या मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, और हमको क्रैक करना होता है कोई एग्ज़ाम, क्वालिफाई करना होता है कोई एग्ज़ाम, कोई बड़ा एग्ज़ाम, जैसे आपके लिए बड़ा एग्ज़ाम क्या है, CSIR का है, DBT का है, गेट का है ना। तो वहाँ पर पढ़ाई काम नहीं आती, ठीक, वहाँ पर काम आता है आपका प्रिपरेशन, ठीक है। तो पढ़ाई और प्रिपरेशन में डिफरेंस है। प्रिपरेशन का मतलब क्या है, प्रिपरेशन जब आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। क्यों, वो अलग कैसे है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास होना चाहिए प्लान, आपके पास होना चाहिए आइडियाज़, ठीक है, प्लान होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और टिप्स और ट्रिक्स, ये सब को मिला के इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर आपका किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सक्सेसफुल होता है, ठीक है। आपके पास एक टाइमलाइन सेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था बैचलर से ही, जैसे बैचलर में थे तो मास्टर्स की प्रिपरेशन करते थे, और मास्टर्स में थे तो PhD के लिए प्रिपरेशन करते थे, तो मैं बैचलर से ही अपना टाइम टेबल सेट करता था। कैसे, आप भी वैसे ही कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मान लो 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, आपको कवर करने हैं 3 महीने में या 2 महीने में, तो उनको छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड करो सबसे पहले, है ना। जैसे कि मैं बुक जो फॉलो करता था, ठीक है, उसमें मैं डिवाइड कर देता था पोर्शंस, ठीक है, कि मेरे को 3 दिन में इतना पोर्शन कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में, और फिर नेक्स्ट 3 डेज में मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में, और वो मैं करता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, इस पर अभी हम आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए,
कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है ताकि आप अपने सही गोल तक पहुंचोगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखो, आपको बताता हूँ, आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी है, वो आपको सारे एग्जाम क्वालिफाई करवा देगा। ठीक है, और वो क्या है? वो है कि आप CSIR का सिलेबस फॉलो करिए, है ना। CSIR का सिलेबस जो है ना, वो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। उसमें आपका सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, टूल्स एंड टेक्निक्स, सब कुछ कवर हो जाता है किसमें? CSIR के सिलेबस में। अगर आपने CSIR का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका DBT, गेट, ICMR सब कुछ क्वालिफाई हो जाएगा। बस इन सब एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि DBT में थोड़ा सा पोर्शन आता है बस जनरल नॉलेज का, वो थोड़ा बहुत अलग होता है CSIR के पैटर्न से। ठीक है, और उसमें जनरल नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर आपने CSIR का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना, तो DBT का एग्जाम आपका अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा, उसका बहुत आसान आता है CSIR के कंपैरिजन में। ठीक, बात करते हैं गेट की। तो गेट में क्या, आपने बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, बॉटनी, जूलॉजी CSIR के सिलेबस से पढ़ी। ठीक है, गेट में आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी है बस। ठीक है, गेट लाइफ साइंस के लिए, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री असेंशियल होता है, असेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, वो पढ़ना ही, अटेम्प्ट करना ही होता है। और फिर थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना होगा। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन मेजर जो पोर्शन आपका कवर किससे हो जाएगा? CSIR के सिलेबस से। और अगर ICMR की बात करें, वहाँ पे थोड़ी सी आपको बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़नी होगी, लेकिन मेजर पोर्शन आपका कवर हो चुका है। कहाँ से? CSIR के सिलेबस से। तो अब आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी है ना। अगर आप मास्टर्स में हो, अभी अभी आए हो मास्टर्स में, अभी अभी आपने बैचलर्स ख़त्म किया है अपना, और आपको नहीं पता कि आपको क्या फॉलो करना है, तो CSIR का सिलेबस निकालो, आपका अगले 3 साल का डायरेक्शन फिक्स हो गया है। अभी अगर आप बैचलर्स करके निकले हो या अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो अगले 2-3 साल का आपको पता है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको? CSIR का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो अब हमको पता चल गई कि हमको कहाँ से पढ़ना है। अब बात आती है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए CSIR के सिलेबस में। तो देखो, CSIR का जो सिलेबस है ना, वो एक तरीके का, मैं जिस तरीके से देखता हूँ CSIR के सिलेबस को, CSIR का जो सिलेबस है ना, वो एक माया जाल है। ठीक है, एक मतलब माया जाल ही समझ लीजिए आप। उसमें क्या होता है कि 80% बच्चे ना, जो खुद से तैयारी करते हैं, जो कोचिंग लेते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, जो खुद से तैयारी करते हैं, और मुझे पता है कि अभी 99% बच्चे जो हैं वो खुद से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑफलाइन कोचिंग बंद है, और 2-4% जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनको डायरेक्शन प्रॉपर मिलती है। लेकिन आज हम किस पे फोकस कर रहे हैं? आप लोगों पर जो खुद से तैयारी कर रहे हो, और आप में बहुत पोटेंशियल है, मेरी बात मानिए, आप में बहुत पोटेंशियल है, बस एक डायरेक्शन आपको मिलनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या बात कर रहा था, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब देखो, CSIR का जो सिलेबस है ना, वो एक माया जाल है, और मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि जो लोग खुद से पढ़ते हैं, खुद से तैयारी करते हैं, उसमें से 80% बच्चे उस माया जाल में फंस जाते हैं। अब ये है कैसा माया जाल? तो देखो क्या होता है कि जो CSIR का सिलेबस है ना, आप देखना CSIR का सिलेबस, उसमें आपके हैं 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स है। ठीक है, सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना 13 यूनिट्स को, 1 साल 2 साल भी कम पड़ जाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप पढ़ोगे उसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, ठीक है, माइक्रो भी है, जेनेटिक्स भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, इकोलॉजी भी है, और टूल्स एंड टेक्निक्स भी है, बायोफिजिकल टेक्निक्स भी है। तो कुछ लोग जो होते हैं बॉटनी बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जूलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रो से, कुछ होते हैं बायोकेमिस्ट्री से, कुछ होते हैं बायोफिजिक्स से। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो सबकी जो एक्सपर्टीज होती है वो डिसाइडेड स्पेसिफिक होती है। ठीक है, कोई बायोकेमिस्ट्री में अच्छा है तो उसकी बॉटनी भी वीक है, कोई बॉटनी में अच्छा है तो उसकी जूलॉजी वीक है, कोई जूलॉजी में अच्छा है तो उसके टूल्स एंड टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसको टैकल कैसे करना है? बहुत सिंपल है।
इसको टैकल कैसे करना है। तो जब मैं इस चीज़ को समझा कि भाई ये जो 13 यूनिट्स हैं ये सच में एक मायाजाल है और इसमें नहीं फंसना है, तो अब हमको करना क्या है। हमको देखो, अब आप CSR का क्वेश्चन पेपर उठाओ पिछले 10 साल का, जब से आप 10 साल का उठाओ, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। 10 साल का सिलेबस उठाओ, उसमें आप देखोगे कि अगर आप 13 यूनिट्स नहीं भी पढ़कर जाते हो, ठीक है, सिर्फ पढ़कर जाते हो, कितने, मैक्सिमम 7 से 8 यूनिट, 7 to 8 यूनिट्स आर सफिशिएंट टू क्वालिफाई द CSIR एग्जाम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज़ का रीज़न आपको दूंगा, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, जो CSIR का एग्ज़ाम है ना, वो किसके लिए है, वो सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो माइक्रो से हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री से हो, चाहे जूलॉजी से हो, चाहे बॉटनी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, लाइफ साइंस के सारे स्टूडेंट CSIR का एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। तो जो CSIR का जो एग्ज़ाम है ना, वो सबको मद्देनज़र रख के बनाया जाता है, कि वो सारे बच्चों को ध्यान में रख कर बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। देखो कैसे, जब आप CSIR का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आप एनालाइज करना, ठीक है, कि चाहे अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छे हो, ठीक है, तो जिनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा होता है उनका बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद सेल बायोलॉजी उनको पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ लेते हैं और टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ लेते हैं, तो उनका एक पैक ये होता है, ठीक है। जिनका बॉटनी होता है, बॉटनी वाले भी सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी वाले भी थोड़ी बहुत माइक्रो बायोलॉजी पढ़ सकते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स सब लोग पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, ठीक, और उसी के हिसाब से आपको अराउंड 7 to 8 यूनिट्स डिसाइड करनी होगी कि आपके 7 to 8 यूनिट्स कौन कौन से हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक। और भरोसा कीजिए कि अगर आप 7 से 8 यूनिट भी कवर कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, तो आपका CSIR का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। 13 यूनिट्स जानबूझ के रखी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, 13 यूनिट पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि वो सारा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ते। यही है एक मायाजाल, ठीक है। उस मायाजाल से कैसे बचना है कि आपको 13 यूनिट ध्यान में नहीं रखना, आपको पूरा 13 के 13 यूनिट्स कवर नहीं करने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो कवर कितना करना है आपको, 7 to 8 यूनिट्स। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके 7 to 8 यूनिट्स कौन से होने चाहिए। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि देखो, कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ना बेवकूफ़ी है CSIR के लिए, क्योंकि उन यूनिट से काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कौन से 7 से 8 यूनिट पसंद है, ठीक है, और उसमें से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि कौन कौन से यूनिट आप कवर कर सकते हैं। तो देखो, एक तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से आपके अराउंड 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, उसमें से भी आपके अराउंड 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, 35 + 35 70 मार्क्स हो चुके हैं, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा सब्जेक्ट आपका हो गया प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 35 और 40 मार्क्स के बीच में से क्वेश्चन आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, तो आपके 110 के अराउंड मार्क्स हो गए हैं। एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का, अगर आपको ध्यान हो। तो आपके 3 सब्जेक्ट ही 50% लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी चौथा सब्जेक्ट क्या है, चौथा सब्जेक्ट है आपका क्या, जेनेटिक्स ले लो, ठीक है। जेनेटिक्स में से भी बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है, पूरी जेनेटिक्स नहीं पढ़नी होती है, उसमें से भी आपके 25-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जिनको जेनेटिक्स टफ लगती है छोड़ दो जेनेटिक्स, उठाओ इकोलॉजी इवोल्यूशन। इकोलॉजी इवोल्यूशन जितना आसान सब्जेक्ट ना पूरे CSIR के सिलेबस में नहीं है। सबसे आसान जो होती है वो इकोलॉजी इवोल्यूशन, और वहां से पता है कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी इवोल्यूशन से,
सिर्फ इकोलॉजी और इवोल्यूशन से आते हैं आपके अराउंड मिनिमम 60 और मैक्सिमम 70-80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 60 से 70 नंबर 80 नंबर के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो 110 तो हो गए थे 3 सब्जेक्ट से, प्लस 70 जोड़ लीजिए, आपके कितने मार्क्स हो गए? 180 मार्क्स हो गए। तो मैं तो 7-8 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, आपके तो 4 सब्जेक्ट ही सफिशिएंट है। लेकिन मैं 7-8 यूनिट्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी शख्स, हम में से कोई भी इंसान हर एक सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। मतलब कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं होता। चांस ऑफ एरर होते हैं, है ना। तो इसलिए 7 से 8 यूनिट्स का मार्जिन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में मान लो 8 क्वेश्चन आए, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दो, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन 3 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम 7-8 यूनिट्स लेकर चलते हैं। तो इकोलॉजी इवोल्यूशन हो गया, 4 सब्जेक्ट बता दिए, ठीक है। जेनेटिक्स हो गया 5 सब्जेक्ट। उसके बाद एक आती है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी से भी आपके 30 नंबर के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आपके टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये एक पैक मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। ये पैकेज जो है इन सब्जेक्ट्स का बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि जो इस पैकेज को करता है ना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं CSIR को क्वालिफाई करने के। आपको अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं तो ना आपको अच्छे से एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है, जिनकी वीक है ज़रूरत नहीं है, डेव बायो ज़रूरत नहीं है। अगर इन सब्जेक्ट्स को जो मैंने आपको बताया पढ़ सकते हो, अच्छे से कवर कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्योर बॉटनी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम्स बायोलॉजी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है। 7 से 8 यूनिट करनी है। अब आप एनालाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आपके पास प्रॉपर 6 मंथ्स हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, और आपको एक डायरेक्शन भी अब मिल रही होगी, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से 7-8 यूनिट करने हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद ये तो हो गया डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद बात करते हैं डिसिप्लिन की। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है कि जोश जोश में हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 1-1.5 महीने बाद, बहुत सारे बच्चे तो 15-20 दिन बाद ही थोड़ा पेशेंस खोने लगते हैं, है ना। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको पूरा ये जो अपना डिटर्मिनेशन है, ठीक है। अभी हमने डबल डी की बात करी थी, डिसिप्लिन, और दूसरा डी कौन सा था? डिसिप्लिन था और डायरेक्शन था। तीसरे डी की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन। ये जो आपके जो 3 डी है ना, इनको आपको बिल्कुल 6 महीने तक, जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लो, ठीक है, या 1 साल तक आपको संभाल कर रखना है। इन तीनों चीज़ों को पकड़ कर रखना है, ठीक है। अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो ना, वहाँ पे लिख दो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ठीक है, और एग्जाम्स के नाम लिख दो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है एग्जाम क्वालिफाई करने की, कहाँ से? आपके खुद के दिमाग से, आपके एक मन से शुरुआत होती है, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं बैचलर्स में था ना, तो मेरे 7-8 एंट्रेंस क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डुएबल है, ठीक है। और मेरे को नहीं पता कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई होते थे, बस ये था कि उस टाइम पे मेरे को डर नहीं था और कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से MSc करूँगा, उसके बाद PhD करूँगा। मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं था, ठीक है, कोई डर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। तो वही चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट मत करो, डर क्रिएट मत करो, और दिमाग से, अपने मन से स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो। तो मैं हमेशा ये सोचता था, यार एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और मैं हमेशा एग्जाम के बारे में सोचता था, ठीक है, कैसे पढ़ना है। हमेशा मेरे दिमाग में चीज़ें चलती थी, मेरे को पता रहता था मुझे सुबह उठ के क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या करना है, और आज भी मुझे पता रहता है कि आज दिन में क्या करना है। जब तक मैं कर नहीं लेता, मुझे नींद नहीं आती रात को। तो ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपको रहना है जब तक कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। एक बार यार एग्जाम क्वालिफाई कर लो, पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती है। अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD मिल जाएगी, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मास्टर्स करने को मिलेगा। पता है, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ ना, पूरी लाइफ सेट हो जाती है। फिर आप दूसरों को मोटिवेट करते हो, आप दूसरों को गाइड करोगे, आप दूसरों को गाइडेंस सजेशन दोगे, ठीक है। या मैं ऐसे पढ़ता था, मैं रात को पढ़ता था, रात भर पढ़ता था, या रात भर नहीं,
मैं बहुत पढ़ता था, ऐसे करके आप बताओगे, अपनी स्टोरीज बताओगे। तो ये सब चीज़ें सोचा करो। मैं जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था तो मैं सोचता था कि यार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद कितना अच्छा होगा, मतलब मैं यहाँ पे रहूँगा, वहाँ रहूँगा, मैं बताऊँगा ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं दूसरों को पढ़ाऊँगा। तो ये सब चीज़ें मैं ये सब चीज़ें सोचता था, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेशन रहो, डेडिकेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो और आप मोटिवेटेड रहो, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद कि चलो ये सब चीज़ें तो हो गई, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे कि अब आपको पता है क्या क्या करना है, ठीक है। अब आप क्या करिए कि आपको सिलेबस भी पता चल गया और आपको क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी पता चल गया, ठीक है। अब आप क्या करिए कि सिलेबस को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे 8 यूनिट है और आपके पास 6 महीने हैं अभी से लेकर, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी से लेकर आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है। और अगर आप अभी बैचलर्स से निकलकर मास्टर्स में आए तो भाई आपके साथ तो बहुत सारे महीने हैं, मतलब 3-4 महीने, मतलब 3-4-6 महीने हैं, मतलब 2 साल है आपके पास या 1 साल है पूरा, ठीक है। तो उस हिसाब से धीरे 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 अपने कंसेप्ट बिल्डअप करिए। तो क्या करिए, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उनको पढ़ना शुरू करिए। जैसे कि 8 यूनिट्स हैं तो उनको 2-2 यूनिट में डिवाइड कर दो कि मेरे को 2 महीने में 4 यूनिट्स खत्म करने हैं, ठीक है। लेकिन 4 यूनिट्स इस तरीके से खत्म करने के आपके पास उसके पूरे प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप CSIR के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे, DBT के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे और एनालाइज करोगे कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड अपने नोट्स में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको अंदाजा रहेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पे खैर मैं कभी और एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट कहने का मेन ये है कि आप शुरू कर दीजिए बस, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है और ये राइट टाइम है शुरू करने का, क्योंकि अब क्या है, CSIR एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। आप रिलैक्स हो चुके हो, ठीक है। और अभी अभी मुझे पता चला है कि आंसर की भी आ गई है CSIR की, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो देख लीजिए, उससे आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको तैयारी करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें दिमाग में रखिए और लग जाइए खुद से पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना कुछ मुश्किल नहीं है। डायरेक्शन अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताई हैं, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगी आपके प्रिपरेशन में। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा स्पेशली कि कौन से सब्जेक्ट्स किस तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। एक रेगुलर अपडेट करता रहूँगा आपको कि यूनिट 1 के लिए कौन सी बुक पढ़िए, कैसे पढ़िए, यूनिट 2 कहाँ से पढ़िए, किस टाइप से पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे करके छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन मेरा मेन जो मोटो था इस वीडियो को शेयर करने का वो ये था कि मुझे पता था कि बहुत सारे लोग अभी खुद से घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे करना है। आपको हमेशा डेडिकेटेड रहना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो जाए, ठीक है। तो और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगा सजेशन से रिलेटेड, तो मैं उसमें आपकी बातों को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस CSIR के एग्ज़ाम के बाद, तो अभी कुछ दिनों तक मैं बहुत सारी ऐसी सजेशन वाली वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या 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 चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, आप बहुत मोटिवेट हुए होंगे, ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी वीडियो, वो भी बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो शेयर करो, ठीक है। और हमारे चैनल पे बहुत सारी CSIR से रिलेटेड वीडियोस हैं, उनको देखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो और नेक्स्ट एग्जाम के लिए लग जाओ बिल्कुल जोश के साथ और होश के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है। पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच।